सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराना उद्योग है और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में भी सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। पुराने समय से ही भारत में कुटीर और लघु उद्योग के रूप में यह जो उद्योग है वह विकसित दशा में था। उसके बाद में जब अंग्रेज़ों का समय आया, उस समय यह जो उद्योग है वह कोलैप्स हो गया और इसकी अवनति जो है वो शुरू हो गई। अगर भारत में अपन देखें सूती वस्त्र उद्योग का, तो वर्तमान में सर्वाधिक लोगों को रोज़गार जो सुविधा है वो उपलब्ध हो रही है इसके द्वारा। सबसे ज़्यादा लोगों को इस उद्योग ने रोज़गार दे रखा है। और विश्व के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग में भारत का दूसरा स्थान है। भारत जो है दूसरा स्थान रखता है। प्रथम स्थान है चीन का, पहला स्थान चीन का है और सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का है दूसरा स्थान। भारत में आधुनिक जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके विकास की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले 1818 में कोलकाता के पास में फोर्ट ग्लोस्टर यहाँ पर सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी, जो कि असफल रही। तो पहला जो विकास है आधुनिक रूप में वो अपन मान सकते हैं 1818 में हुआ था। फोर्ट ग्लोस्टर में सूती वस्त्र मिल के रूप में कोलकाता में एक मिल की स्थापना हुई थी, लेकिन यह जो प्रयास है वो असफल रहा था। ठीक है, तो वास्तविक जो विकास है उसकी अगर अपन बात करें तो वास्तविक विकास सबसे पहले 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई कावसजी डाबर के द्वारा। कावसजी डाबर जो हैं वो एक पारसी व्यापारी थे और इन्होंने सबसे पहले 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की थी और इस मिल के द्वारा 1856 में उत्पादन जो है वो शुरू हो गया था। अगर अपन देखें तो स्वतंत्रता के समय कुल जो सूती वस्त्र कारखाने थे भारत में 1947 में वो थे 417। बड़ी जो मिलें हैं वो थी और लगभग 3 लाख जो लोग हैं या व्यक्ति हैं वो प्रत्यक्ष रूप से सूती वस्त्र उद्योग से रोज़गार प्राप्त कर रहे थे। तो इस प्रकार से देखें तो 417 मिलें थी जिनमें 3 लाख लोग हैं वो कार्यरत थे। वर्तमान में अगर अपन देखें वर्तमान संदर्भ में तो वर्तमान में लगभग 1200 मिलें हैं जिनमें 40 लाख लोग हैं उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कारखानों में कार्य कर रहे हैं। ये इससे सूती वस्त्र के सहारे जो सप्लीमेंट्री उद्योग है उनकी बात नहीं कर रहे, केवल इस उद्योग से जैसे सहायक उद्योग हैं वो भी डेवलप होते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के सारे परिवहन उद्योग है, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान वगैरह हैं या मशीनरी वगैरह हैं, इनके उद्योग भी डेवलप हो जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर है वो भी डेवलप हो जाते हैं। उसकी बात न करके केवल अपन बात करें कि सूती वस्त्र जो उद्योग है उन उद्योगों में जो कार्यरत लोग हैं, यानी कहने का मतलब जिनको प्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग के द्वारा रोज़गार प्राप्त हो रखा है वो लगभग 40 लाख लोग हैं। इसीलिए यह जो उद्योग है वो ऐसा उद्योग है जिसने भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रत्यक्ष रूप से दे रखा है। अगर अपने टोटल जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की बात करें तो 14% योगदान है वो सूती वस्त्र उद्योग का जीडीपी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से समरी रूप में अपन देखें तो आधुनिक जो सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ हुआ है वो हुआ है मुंबई से। अब अपन देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कौन कौन से कारक हैं जो इस उद्योग के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण, इसमें पहला तो है कच्चा माल, दूसरा है परिवहन, तीसरा है श्रम
और इसके अलावा है जलवायु। ये 4 मुख्य कारक हैं जो सूती वस्त्र उद्योग को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करते हैं। कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग के लिए है कपास। कपास जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। तो कपास के उत्पादक क्षेत्र, जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है, वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग जो है वो लगाए जाते हैं। मिलें जो हैं वो वहाँ पे लगाई जाती हैं। मुख्य रूप से अपन देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र जहाँ काली लावा मिट्टी पाई जाती है, कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। तो ये जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र मिलें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि वहाँ से कच्चा माल कपास जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो स्थानीयकरण का एक तो कारक हो गया कपास का क्षेत्र। दूसरा है परिवहन के साधन। इस सूती वस्त्र उद्योग जो है उसमें परिवहन यानी कपास का परिवहन किया जाएगा। कपास का जो परिवहन या व्यापार है वो गांठों के रूप में किया जाता है, गांठ के रूप में किया जाता है। और एक गांठ का वजन होता है 70 किलो, 70 किलो की एक गांठ होती है। ठीक है, तो गांठों के रूप में इसका व्यापार किया जाता है। तो परिवहन यानी कपास को फैक्ट्री तक या मिल तक ले जाने के लिए, धागा जो है उसको मार्केट तक या अन्य जैसे मान लो जो कपड़े की मिलें हैं उनमें भेजने के लिए, या तैयार माल जो कपड़ा है उसको बाज़ार तक ले जाने के लिए और अन्य क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए बाज़ार की जो अभिगम्यता है, कनेक्टिविटी है, वो काफ़ी अच्छी इसमें होनी चाहिए। तो परिवहन के जो साधन हैं, ऐसे क्षेत्र जहां समुचित मात्रा में परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग है वो विकसित दशा में पाया जाता है। तीसरा इसमें है श्रम, यानी सस्ता श्रम जो है वो उपलब्ध हो। ऐसे क्षेत्र जहां पर सस्ता श्रम उपलब्ध होता है, उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए अपन देखें, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर कपास का उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे सस्ता श्रम जो है वो उपलब्ध है। इसके कारण से सूती वस्त्र उद्योग का विकास वहाँ पर हुआ है। तो सस्ता, इसमें जैसे जो बुनाई होती है उसमें तकवे स्पिंडल्स जो है वो होते हैं, तो उसमें कताई या बुनाई के लिए श्रम की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसमें कार्य करने के लिए, करघों पर कार्य करने के लिए सस्ता श्रम जो है वो चाहिए। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध होता है, वहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट है जलवायु। इसके लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जलवायु जैसे मान लो 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वहाँ कपास के उत्पादक क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जहाँ वायु में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी नम जलवायु जो होती है, तो नम जलवायु पाई जाती है समुद्र तटीय भागों में। तो जहाँ पे नम जलवायु होगी तो वहाँ पे जो मिलें होंगी, कपास से जो धागा बनाया जाएगा तो वो धागा जो है वो टूटता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, नम जलवायु वाले जो भाग होते हैं, वहाँ पर सूती वस्त्र मिलें लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे नम जलवायु वाले जो भाग हैं वो इस उद्योग के स्थानीयकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। अब अपन बात करें सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन का, तो उत्पादन में अपन देखें तो पहला जो स्थान है सूती वस्त्र उद्योग में वो है आपके महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जो है वो सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। पहला स्थान है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण का जो कारण है वो एक तो महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी का जो क्षेत्र है उसमें कपास का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। इसलिए कपास जो है यानी कच्चा माल, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है, तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, महाराष्ट्र की तटरेखा स्थित यानी तटीय जो भाग है वहाँ पर, जैसे मुंबई है तो मुंबई सबसे बड़ा केंद्र है महाराष्ट्र में, तो तटीय भाग पे स्थित होने के कारण से जलवायु जो है वो वहाँ पर नम जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा स्वयं जो मुंबई बंदरगाह है वो भी उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण है, क्योंकि मुंबई बंदरगाह के माध्यम से मशीनों को आयात करना, या जैसे मान लो उत्तम क्वालिटी की जो कपास है वो आयात करना, या जो तैयार माल है उसको निर्यात करना, तो उसके लिए आयात निर्यात के लिए अच्छी जो सुविधा है वो उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो महाराष्ट्र जो क्षेत्र है
उसमें सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण की उत्तम दशाएं हैं वो मौजूद हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में 112 जो कारखाने हैं वो स्थित हैं, जिनमें अकेले मुंबई में 54 कारखाने हैं। 54 कारखाने हैं वो केवल मुंबई में स्थित हैं, और इसीलिए मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। भारत के संदर्भ में मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। एक तरीके से सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी इसको कहा जाता है। और मुंबई में जैसे अपन ने बात की कि जो कच्चा माल है, पृष्ठ प्रदेश है, वहाँ पे कच्चा माल मिल जाता है। पूंजी जो है वो पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि मुंबई एक आर्थिक राजधानी के रूप में है, तो इसलिए जो वित्तीय संस्थान है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा परिवहन सुविधा है, कनेक्टिविटी है वो बढ़िया है। इंटरनेशनल आयात निर्यात के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो है मुंबई बंदरगाह है वो सुविधा प्रदान करता है। तटीय भाग में होने के कारण से नम जलवायु है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं उनके कारण से महाराष्ट्र में ये उद्योग काफ़ी केंद्रीकृत है, और यहाँ पर जो है मुंबई जो है उसमें सबसे ज़्यादा विकसित दशा में होने के कारण से उसको सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें मुंबई में, तो इसमें जलगांव, सतारा, पुणे, अकोला, अमरावती, वर्धा, कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, ठीक। तो ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सूती वस्त्र के कारखाने स्थित हैं। जलगांव है, सतारा, पुणे, अकोला, अमरावती, वर्धा, कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, ये जो क्षेत्र हैं मुंबई के अलावा, मुंबई तो जो प्रधान केंद्र है, इसके अलावा इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र के कारखाने हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। और यहाँ पे सूती वस्त्र के अलावा जैसे मान लो आपके पॉपलिन है, पॉपलिन जो थोड़ा घटिया किस्म का जो कपड़ा है वो होता है, इसमें अन्य जो कृत्रिम रेशे हैं वो मिलाए जाते हैं और सस्ता होता है। ये पॉपलिन है, मलमल, इसके अलावा जो है साड़ी, धोती, चद्दर, सोलापुर की जो चद्दर हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और इसके अलावा शूटिंग और शर्टिंग, शूटिंग व शर्टिंग का जो कपड़ा है वो यहाँ पर बनाया जाता है। उत्पादन में पहला स्थान है, क्योंकि टोटल जो उत्पादन है उसका 39% भाग, टोटल उत्पादन का 39% भाग है वो अकेला महाराष्ट्र उत्पादित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो महाराष्ट्र का उत्पादन में पहला स्थान है। 112 बड़े कारखाने हैं, जिनमें से 54 कारखाने अकेले मुंबई में हैं। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। और इसमें जलगांव, सतारा, पुणे, अकोला, अमरावती, वर्धा, कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर जो हैं ये अन्य क्षेत्र हैं जहाँ सूती वस्त्र उद्योग केंद्रीकृत है। और यहाँ पॉपलिन, मलमल, साड़ी, धोती, चद्दर, शूटिंग शर्टिंग का जो कपड़ा है वो यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसी आधार पे महाराष्ट्र का सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में पहला स्थान है। दूसरा अपन देखते हैं गुजरात। गुजरात जो है उसका सूती वस्त्र उद्योग के अंदर दूसरा स्थान है, यानी यहाँ पे पहला स्थान महाराष्ट्र का हो गया जहाँ उत्पादन 39% हो रहा है, और दूसरा स्थान जो है वो गुजरात का, यहाँ पर लगभग 35% जो उत्पादन है वो किया जा रहा है। और टोटल यहाँ पर जो है 135 मिलें, टोटल 135 मिलें यहाँ पे स्थित हैं। और इन मिलों में अहमदाबाद में यह उद्योग है वो काफ़ी ज़्यादा केंद्रीकृत है। और अहमदाबाद में अकेले में लगभग 67 मिलें, 135 भी 67 मिलें वो अकेले अहमदाबाद में स्थित हैं। और इसी कारण से सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण गुजरात में अहमदाबाद में होने के कारण से अहमदाबाद को जो है पूर्व का बोस्टन,
पूर्व का बोस्टन या मैनचेस्टर, पूर्व का बोस्टन या मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बोस्टन, मैनचेस्टर, लंकाशायर, ये जो क्षेत्र हैं वो ब्रिटेन में स्थित हैं और सूती वस्त्र उद्योग के लिए पूरे विश्व में अपनी छाप रखते थे। वर्तमान में यह उद्योग वहाँ इतना ज़्यादा विकसित नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब उष्णकटिबंधीय देशों में अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे और यहाँ के उष्णकटिबंधीय देशों की जो उपजें थी वो इंग्लैंड ले जाई जाती थी और उस कच्चे माल के आधार पे वहाँ पे बड़े उद्योग हैं वो विकसित हो गए थे। तो उसी दौरान जब अंग्रेज़ों का समय था, उस दौरान यहाँ से कपास कच्चे माल के रूप में इंग्लैंड ले जाया जाता था और वहाँ पर बोस्टन, मैनचेस्टर, लंकाशायर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सूती वस्त्र की बहुत सारी मिलें थी, वृहद कारखाने थे। वहाँ पे लार्ज स्केल में कपड़ा तैयार किया जाता था और वो कपड़ा फिर वापस जो है उष्णकटिबंधीय देशों को अंग्रेज़ों के द्वारा बेच दिया जाता था। तो ये जो क्षेत्र है बोस्टन जो है वो किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इसलिए अहमदाबाद को उस आधार पर इसकी उपमा जो है इसको दी गई है कि अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। ये जो पूर्व का मैनचेस्टर शब्द है वो विश्व के संदर्भ में है, न कि भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत में अगर अपन देखें तो अहमदाबाद की स्थिति है वो पश्चिम में है। अहमदाबाद जो है वो गुजरात में स्थित है। भारत के संदर्भ में अगर मान लो इसकी स्थिति देखें तो अहमदाबाद यहाँ पे है, तो भारत का भाग कौन सा हो गया? पश्चिमी भाग हो गया। इसका मतलब ये जो स्थिति है पूर्व का मैनचेस्टर वो है वैश्विक संदर्भ में। अगर मान लो पूरे विश्व के संदर्भ में देखें तो संपूर्ण भारत है वो किस में है? पूर्वी भाग में स्थित है। तो विश्व के संदर्भ में पूर्व का मैनचेस्टर यानी जो स्थिति उस समय मैनचेस्टर की थी या जो स्थिति उस समय बोस्टन की थी, इंग्लैंड के बोस्टन की थी, वह स्थिति यानी उसके जैसा विकास जो है वो यहाँ पर हुआ था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन या मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में क्योंकि अब अंग्रेज़ों के द्वारा उपनिवेशित जो देश थे वो लगभग सारे के सारे स्वतंत्र हो गए हैं और वर्तमान में ये उद्योग जो है वो वहाँ पर विकसित दशा में नहीं है। फिर भी आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ब्रिटेन और जापान के कपड़े का विशेष महत्व है, वर्तमान में भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है वो है। अहमदाबाद के अलावा जैसे अपन बात करें तो भावनगर, सूरत, वडोदरा और भरूच, ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका उत्पादन है वो किया जाए। इसके अलावा जैसे पोरबंदर है, पोरबंदर, राजकोट वगैरह है, ठीक है। तो ये अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे इसका उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो अहमदाबाद सबसे बड़ा केंद्र हो गया, भावनगर, सूरत, वडोदरा, भरूच, पोरबंदर और राजकोट क्षेत्र। गुजरात या अहमदाबाद क्षेत्र में जो सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ उसका मूल कारण अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक तो सस्ता श्रम जो है वो आसानी से इस क्षेत्र में उपलब्ध था। दूसरा देखें अपन तो यहाँ पर जो है पूंजी, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय के पहले से सूरत वाला जो भाग है यानी गुजरात का जो सूरत क्षेत्र है वो एक तरीके से वित्तीय राजधानी के रूप में था, क्योंकि यहाँ पे जो वित्तीय संस्थान थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। व्यापारिक केंद्र हुआ करता था सूरत उस समय। तो काफ़ी पहले से यानी पुराने समय से सूरत जो है वो जो है एक व्यापारिक केंद्र के रूप में था। तो पूंजी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें तो कांडला बंदरगाह आयात निर्यात के लिए, जैसे जो मुंबई वाला क्षेत्र है तो मुंबई बंदरगाह वहाँ पे उपलब्ध था और यहाँ पे कांडला बंदरगाह जो है वो आयात निर्यात के लिए उपलब्ध है। और इसके अलावा कच्चा माल पृष्ठ प्रदेश जो है वो लावा मिट्टी का क्षेत्र है तो आसानी से कपास जो है वो उपलब्ध हो जाता। तो पृष्ठ प्रदेश जो है उसमें कपास की खेती है वो होती थी, इसलिए यहाँ पे गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग का विकास है वो ज़्यादा मात्रा में हुआ है। इसके बाद में अपन बात करें तो इसमें स्थान आता है आपके तमिलनाडु। सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में तीसरा जो स्थान है वो हो गया आपके तमिलनाडु। दक्षिण भारत की अगर अपन बात करें तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा
विकास जो है वो तमिलनाडु में हुआ है। और तमिलनाडु में कुल 206 मिलें जो है वो स्थापित है, और सर्वाधिक जो मिलें हैं वो हैं कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन कहा जाता है। ये जो संज्ञा है वो भारत के संदर्भ में दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से अहमदाबाद विकसित है उसी प्रकार से दक्षिण भारत में ये कोयम्बटूर जो क्षेत्र है वो विकसित दशा में है, इसलिए इसको जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। टोटल जो उत्पादन हो रहा है उसका 6% उत्पादन है वो तमिलनाडु में होता है। और तमिलनाडु में इसके विकास का जो मूल कारण है वो यही है कि एक तो आसपास का भाग है वहाँ पे कपास का उत्पादन हो जाता है, कपास जो है वो आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। दूसरा सस्ता श्रम जो है वो आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। और तीसरा आयात निर्यात के लिए चेन्नई बंदरगाह है वो उपलब्ध है। और तटीय भाग होने के कारण से नम जलवायु है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कारक हैं जिसके कारण से ये जो उद्योग है वो तमिलनाडु में विकसित दशा में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें तो कोयम्बटूर मुख्य क्षेत्र और पेराम्बूर, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, ठीक, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और रामनाथपुरम, ठीक है, ये अन्य क्षेत्र हैं जहाँ सूती वस्त्र की मिलें हैं वो तमिलनाडु में स्थापित की गई हैं। ठीक है, मुख्य जो केंद्र है वो तो हो गया कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन कहा जाता है। ये संज्ञा भारत के संदर्भ में दी गई है इसको। ठीक है, और उद्योग के विकास का कारण कि एक तो कपास, हालांकि कपास ज़्यादा मात्रा में नहीं है लेकिन फिर भी काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण से कपास का उत्पादन यहाँ पर हो जाता है। सस्ता श्रम यहाँ पे उपलब्ध है। चेन्नई जो बंदरगाह है वो आयात निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, और तटीय भाग होने के कारण से नम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो मुख्य क्षेत्र हो गया कोयम्बटूर, इसके अलावा पेराम्बूर है, चेन्नई है, तिरुचिरापल्ली है, मदुरई और रामनाथपुरम, यहाँ पर सूती वस्त्र की मिलें हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मध्य प्रदेश में मूल रूप से इस उद्योग के विकास का मुख्य कारण है एक तो सस्ता श्रम, यहाँ पे सस्ता जो श्रम है वो उपलब्ध है, और दूसरा परिवहन सुविधा। सस्ता श्रम और परिवहन सुविधा के कारण से इस उद्योग का विकास यहाँ पर हुआ है। टोटल यहाँ पर 36 मिलें हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 36 बड़ी मिलें हैं, और मूल रूप से यहाँ पे जो है कच्चा माल उपलब्ध है, नहीं क्षेत्र तो है लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है। और सबसे मूल कारण है परिवहन सुविधा, यानी सभी क्षेत्रों से आपस में कनेक्टिविटी होने के कारण से, अभिगम्यता जो है वो उपलब्ध होने के कारण से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विकसित दशा में पाया जाता है। इसके अलावा श्रम की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यानी सस्ता श्रम है वो काफ़ी यहाँ पे उपलब्ध है। मुख्य जो क्षेत्र हैं उसमें इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, उज्जैन आदि हैं। ठीक है, तो मुख्य क्षेत्रों में इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, देवास है, ठीक है, उज्जैन है, रतलाम वगैरह, ठीक है, तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर ये उद्योग केंद्रीकृत है। ठीक है, तो केंद्रीकरण का कारण जो है, यानी जैसे यहाँ पे आयात निर्यात की सुविधा नहीं है, नम जलवायु है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये जो फैक्टर हैं वो सब उन फैक्टरों से ज़्यादा प्रभावी हैं, इसलिए ये उद्योग यहाँ पे विकसित
हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में कुल 45 कारखाने हैं। एक मिनट, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में टोटल उत्पादन हो रहा है वो है 5%। टोटल भारत का 5% उत्पादन है वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पश्चिम बंगाल की अपन बात करें तो यहाँ पर 45 कारखाने हैं। और इस भाग में देखिए कि जैसे मान लो कच्चा माल है, वो किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी कारक होता है। यहाँ पे कच्चा माल कम मात्रा में है, यहाँ भी कच्चा माल कम मात्रा में है, यानी कच्चा माल जो है वो दूसरे क्षेत्रों से मंगाया जाता है। तो और दूसरे जो फैक्टर हैं वो ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। और दूसरे कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे प्रभावी हैं? सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे बाज़ार, यानी मांग। मांग कहाँ पे होती है? किसी भी प्रोडक्ट की बाज़ार में होती है। तो बाज़ार, जो बड़ा बाज़ार है वो उपलब्ध है यहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण से सूती वस्त्र उद्योग की मांग यहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए बाहर से, इन अन्य क्षेत्रों से कच्चा माल मंगा के और फिर जो है यह उद्योग है वो यहाँ पे विकसित हो गया है। तो बाज़ार यहाँ पे उपलब्ध है। दूसरा, आयात निर्यात के लिए बंदरगाह सुविधा, यानी कलकत्ता जो बंदरगाह है वो यहाँ पे उपलब्ध है। तो आयात निर्यात के लिए जो है बंदरगाह सुविधा है वो इस क्षेत्र को मिली हुई है। दूसरा, परिवहन सुविधा। परिवहन यानी सभी जो परिवहन सुविधाएं हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग, सभी से ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये, और दूसरा, जनसंख्या का बसाव अधिक होने के कारण से श्रम, और वो भी सस्ता श्रम जो है उसकी उपलब्धता है। तो कच्चा माल नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो गया है, ठीक है। केंद्रीकरण की अपन बात करें तो हुगली नदी के सहारे सहारे, हुगली नदी के सहारे सहारे ये उद्योग है वो केंद्रीकृत है, जिसमें आपके कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और 24 परगना, इन क्षेत्रों में जो है सूती वस्त्र के कारखाने हैं वो स्थित हैं। हुगली नदी जो है उसके सहारे सारे ये उद्योग विकसित हुआ है। क्यों? तो सारी चीज़ें होगी। नम जलवायु, क्योंकि नदी क्षेत्र और तटीय भाग होने के कारण से नम जलवायु पाई जाती है। श्रम जो है, सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध है। चारों ओर बहुत ज़्यादा बसाव का क्षेत्र होने के कारण से मांग जो है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा है। कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से आयात निर्यात सुविधा, सभी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी परिवहन मार्गों के द्वारा इसकी है। तो यहाँ पे कच्चा माल उत्पादित नहीं होने के बावजूद, यानी दूसरे क्षेत्रों से कच्चा माल मंगवा कर और फिर इस उद्योग का विकास है वो यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन बात करें राजस्थान सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास है वो यहाँ पे नवीन दशा में है, यानी पुराने समय से यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग विकसित दशा में नहीं था। तो अपन बात करें राजस्थान की, तो इस उद्योग का जो विकास है वो नवीन दशा में है। और मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र, कच्चा माल जो है, एक तो हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठारी भाग में कपास का उत्पादन हो जाता है, क्योंकि जो पठारी भाग है वो कपास की काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कपास उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा, कपास का जो उत्पादन है वो घग्गर क्षेत्र, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला जो भाग है वहाँ अमेरिकन कपास, यानी जिसको अपन स्थानीय भाषा में नरमा कहते हैं, तो उसका उत्पादन होता है। तो ये दो क्षेत्र हैं वो कपास के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो एक तो कपास कच्चा माल जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा जो इसमें श्रम, सस्ता श्रम जो है वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा ऊर्जा के रूप में भाखड़ा नांगल से घग्गर वाले क्षेत्र को, भाखड़ा नांगल से, और हाड़ौती का पठारी भाग है उससे चंबल घाटी। तो भाखड़ा नांगल परियोजना और चंबल घाटी परियोजना से सस्ती जल विद्युत जो है वो यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से
यहाँ राजस्थान में जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। लेकिन अपन बात करें तो यहाँ पे क्योंकि शुष्क क्षेत्र है राजस्थान और नमी की यहाँ पे कमी पाई जाती है, तो नमी जो है वो काफ़ी कम है। हवा में नमी की कमी होने के कारण से जो भी सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं उनमें कृत्रिम नमी जो है वो पैदा की जाती है, यानी प्रशीतकों का उपयोग करके और कृत्रिम तरीके से नमी पैदा की जाती है, ताकि क्योंकि अगर मान लो शुष्क भाग हवा में नमी की कमी होगी तो कपास का रेशा जो है, यानी उससे अपन कपास से सूत बनाएंगे तो धागा या सूत बनाएंगे तो वो जल्दी जल्दी टूटता है, नमी के कारण से वो धागा जो है वो टूटता नहीं है। तो ऐसी राजस्थान में जो फैक्ट्रीज हैं उनमें कृत्रिम तरीके से प्रशीतकों के माध्यम से नमी जो है वो पैदा की जाती है। इसके अलावा राजस्थान में जो शूटिंग और सर्टिंग का कपड़ा, शूटिंग और सर्टिंग का कपड़ा वो बनाया जाता है और टोटल जो उत्पादन हो रहा है भारत का उसका 4% उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। प्रमुख जो क्षेत्र है वो है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा इसका केंद्र है, इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। राजस्थान की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो भीलवाड़ा, इसके अलावा ब्यावर अजमेर वाला जो भाग है वो उदयपुर, पाली और कोटा, ठीक है, यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के जो कारखाने हैं वो राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान में नवीन विकास हुआ है, पुराने समय से ज़्यादा विकसित दशा में नहीं था ये। हाड़ौती 2 क्षेत्र हैं उत्पादन के कपास के, हाड़ौती पठारी भाग और घग्गर का क्षेत्र। तो घग्गर क्षेत्र है वो पूर्णतः सिंचित क्षेत्र है, तो सिंचाई के द्वारा कपास का उत्पादन है वो यहाँ पे किया जाता है। घग्गर में जो कपास है वो उत्तम क्वालिटी की है, क्योंकि यहाँ पे लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास का उत्पादन करते हैं, जिसको वहाँ पे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, नरमा, नरमा के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती जो क्षेत्र है यहाँ पर छोटे रेशे वाली देसी कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे कपास के उत्पादक क्षेत्र हैं। श्रम शक्ति यहाँ पे उपलब्ध है, सस्ती ऊर्जा यहाँ पे उपलब्ध है। इस क्षेत्र को, यानी घग्गर क्षेत्र को ऊर्जा मिल जाती है भाखड़ा नांगल से, और दूसरा चंबल घाटी परियोजना से सस्ती ऊर्जा है वो यहाँ पे जल विद्युत शक्ति है वो उपलब्ध हो जाती है। और नमी की यहाँ पे कमी है, इसलिए यहाँ के जो कारखाने हैं उनमें कृत्रिम तरीके से प्रशीतकों के माध्यम से नमी जो है वो कृत्रिम तरीके से बनाई जाती है। और शूटिंग और सर्टिंग, मूल रूप से शूटिंग सर्टिंग का जो कपड़ा है वो यहाँ पे बनता है। 4% उत्पादन, टोटल भारत का जो टोटल उत्पादन है उसमें 4% उत्पादन है वो राजस्थान में किया जा रहा है। मुख्य जो क्षेत्र है, यानी प्रधान जो क्षेत्र है वो अपने यहाँ पे है भीलवाड़ा। इसके अलावा ब्यावर है, उदयपुर, पाली और जो कोटा है वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। अन्य क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, और हाथरस, वाराणसी। हालांकि उत्तर प्रदेश में कपास का क्षेत्र नहीं है ये, तो कपास जो है वो अन्य क्षेत्रों से मंगाई जाती है, लेकिन जनसंख्या का बसाव ज़्यादा है तो श्रम जो है, सस्ता श्रम यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा जो है बाज़ार, मार्केट जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है। मैदानी भाग होने के कारण से परिवहन सुविधा है वो यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये जो चीज़ें हैं, अन्य जो फैक्टर हैं उनके कारण से यहाँ पे कुछ मात्रा में जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस और पाली में जो है वाराणसी में जो है इसका विकास हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें पंजाब जो है वह उसमें सिंचाई के द्वारा कपास का उत्पादन किया जाता है और उस कच्चा माल उत्पादित होने के कारण से वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। हालांकि अन्य फैक्टर नहीं है वहाँ पे, श्रम शक्ति है वो इतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा बंदरगाह सुविधा है, आयात निर्यात की सुविधा है वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कच्चा माल कपास का उत्पादन है वो आसानी से किया जा सकता है, इसलिए पंजाब में इसका विकास है वो हुआ है। इसमें मुख्य जो केंद्र हैं अमृतसर, लुधियाना,
और फगवाड़ा। ठीक है, ये प्रमुख केंद्र हैं, अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा। तो यहाँ पे जो नहरी क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है, उसमें उत्पादित जो कच्चा माल है उसके कारण से इसका केंद्रीकरण यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक, इसमें कर्नाटक में वेल्लारी और बेंगलोर क्षेत्र, बेंगलोर और इसके आसपास से वेल्लारी, इसके अलावा मैसूर जो क्षेत्र है जहाँ पे काली लावा मिट्टी पाई जाती है और कपास का उत्पादन यहाँ पे आसानी से होता है। तो कुछ मात्रा में कर्नाटक में ये जो उद्योग है वो केंद्रित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, यहाँ पे हैदराबाद, वारंगल और गुंटूर, हैदराबाद, वारंगल और गुंटूर जो क्षेत्र है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है वो केंद्रित है। नेक्स्ट अपन बात करें कि सूती वस्त्र उद्योग जो है वो भारत में देखें तो यहाँ पर स्वतंत्रता के समय उत्पादन जो है वो काफ़ी कम मात्रा में होता था। तो वर्तमान संदर्भ में अगर अपन देखें तो 1947 में उत्पादन जो है वो मात्र 351 करोड़ मीटर, 351 करोड़ वर्ग मीटर जो कपड़ा है वो पूरी भारत में बनाया जाता था स्वतंत्रता के समय या 1947 में। वर्तमान में जो ये उत्पादन है वो बढ़ के हो गया है 6500 करोड़ वर्ग मीटर। ठीक है, तो धीरे धीरे कहने का मतलब जो पहले जो उद्योग कुटीर या लघु उद्योगों के रूप में था वो उद्योग आज जो है वो एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो गया है। और इतना ज़्यादा बड़ा ये उद्योग वर्तमान में हो गया है कि सबसे ज़्यादा जितने भी उद्योग हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोगों को इस उद्योग ने प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार दे रखा है। और एक तरीके से देखें तो कृषि के विकास में भी सहायक है, क्योंकि कच्चा माल जो है वो कृषि से प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो कृषक हैं वो भी कच्चा माल उत्पादित करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनके कच्चे माल की जो खपत है वो इस उद्योग में आसानी से की जा रही है। तो दूसरी बात, यहाँ पे जो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, लेकिन यहाँ भारत में जनसंख्या सघन रूप में है, जनसंख्या का बसाव ज़्यादा होने के कारण से उत्पादन का जो अधिकांश भाग है वो यहीं पे काम में ले लिया जाता है। कि यहाँ पे प्रोडक्ट की मांग यानी सूती वस्त्र की मांग ज़्यादा होने के कारण से अधिकांश भाग है वो यहीं पे काम में ले लिया जाता है। और जो भाग बचता है यानी शेष भाग जो है वो या तो खाड़ी देशों को या फिर यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो अधिकांश जो मात्रा है वो तो यहीं पे काम में ले ली जाती है। लेकिन स्वतंत्रता के समय या दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे पहले औद्योगिक विकास है वो सूती वस्त्र उद्योग के रूप में हुआ था। अन्य उद्योगों का भी जैसे मान लो विकास है, उन उद्योगों के विकास की गति और सूती वस्त्र उद्योग की जो विकास की गति है उसका तुलनात्मक रूप में अपन अध्ययन करें तो अपन ये देखते हैं कि ये उद्योग जिस गति से विकसित होना चाहिए था उस गति से विकसित नहीं हुआ है। यानी ये जो उद्योग है वो वर्तमान में अपनी उन्नति की ओर नहीं है, ये उद्योग वर्तमान में धीरे धीरे अवनति की ओर है। यानी बढ़ने की जो स्पीड है, विकसित तो हो रहा है, विकास तो इसका हो रहा है, लेकिन बढ़ने की जो स्पीड है वो इसकी कम है। यानी दर जो है, बढ़ने की जो विकास की दर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसका जो मूल कारण है वो है कि अपने यहाँ पे जो कच्चा माल है यानी जो कपास जो है वो देसी कपास का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है और ये जो कपास है उसका रेशा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसलिए अपने को बढ़िया क्वालिटी के कपड़े बनाने के लिए इस कपास के साथ में जो दूसरी कपास है वो मिलाने के लिए दूसरे देशों से यानी अमेरिका वगैरह से जो कपास का आयात यानी लंबी रेशे वाली जो अमेरिकन कपास है उसका आयात अपने को करना पड़ता है। तो इसका मतलब जो कच्चा माल है, कच्चा माल या जो कपास है वो उत्तम श्रेणी का
नहीं पैदा किया जाता है अपने यहाँ पे। तो एक तो निम्न श्रेणी का कच्चा माल है, वो मूल कारण हो गया इसकी अवनति का। दूसरा, ये जो उद्योग है वो काफ़ी पुराना उद्योग है, यानी शुरुआत में इसी उद्योग का विकास हुआ था औद्योगिक विकास के रूप में। तो जो मिलें हैं उनमें करघे या स्पिंडल्स या तकवे हैं वो पुरानी तकनीकी पे आधारित हैं। तो कारखाने और मशीनें जो हैं वो पुरानी हैं, यानी काफ़ी पुराने। तो पुरानी तकनीक है वो ही वर्तमान में काम में ली जा रही है, वो ही चलती आ रही है और उनकी प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो समय के साथ में उनमें बदलाव कम मात्रा में हुआ है। तो ये भी एक कारण है कि प्रोडक्शन है वो जिस मात्रा में बढ़ना चाहिए था उतनी मात्रा में प्रोडक्शन और उसकी गुणवत्ता वो उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ रही है। इसके अलावा दूसरा अपन देखें तो अन्य सप्लीमेंट्री जो उद्योग हैं उनके साथ में भी प्रतिस्पर्धा हो रही है। जैसे कृत्रिम रेशे हैं, नायलॉन, रेयान वगैरह बहुत सारे कृत्रिम रेशे हैं वो मार्केट में आ गए। तो उनके साथ में भी सूती वस्त्र उद्योग है वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो ये भी मूल कारण है। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण से जिस गति से इसका विकास होना चाहिए था उस गति से सूती वस्त्र उद्योग का विकास नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार से अगर अपन देखें तो सूती वस्त्र उद्योग है वो ज़्यादा विकसित दशा में नहीं, यानी विकसित दशा में तो है, प्रधान उद्योग है, लेकिन ये जो उद्योग है वो जिस गति से बढ़ना चाहिए था उस गति से नहीं बढ़ा है। तो ये कुछ कारक हैं, अगर इन पे निजात पा ली जाए तो सूती वस्त्र उद्योग है वो विकसित दशा में आ सकता है। ये संभावनाएं भारत में मौजूद हैं। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है तो किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके डेवलपमेंट में सीमेंट का अहम रोल होता है। इसलिए जो सीमेंट उद्योग है वो अगर अपन देखें तो एक आधारभूत उद्योग कहा जा सकता है। सीमेंट उद्योग को आधारभूत उद्योग कह सकते हैं अपन। सीमेंट का पहली बार जो आविष्कार या प्रारंभ में बनाया गया था 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में बनाया गया था। स्थान का नाम था पोर्टलैंड और इस सीमेंट का नाम भी जो है पोर्टलैंड रखा गया था। ठीक है, यानी सबसे पहले पोर्टलैंड में जो इंग्लैंड में स्थित है 1824 में सीमेंट है वो बनाया गया था और इसी कारण से जो सीमेंट का नाम है वो भी पोर्टलैंड रखा गया था। इसीलिए वर्तमान में जो सीमेंट अपन काम में लेते हैं उस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। और भारत में जो पहला कारखाना है वो 1904 में चेन्नई में, उस समय मद्रास या चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। पहला कारखाना 1904 में मद्रास या चेन्नई में तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये जो कारखाना है वो असफल रहा था, यानी यहाँ से अपन भारत में आधुनिक सीमेंट उद्योग का विकास नहीं कर सकते क्योंकि ये कारखाना है वो असफल रहा था। और इसमें समुद्री सीपियों द्वारा कच्चा माल जो है वो किस रूप में लिया गया था, समुद्री सीपियाँ, यानी जो सीपी, शंख, घोंगे वगैरह होते हैं उनका वो जब समुद्री जानवर हैं वो मर जाते हैं तो उनके चारों ओर का जो खोल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, उसको पीस के और कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में इसको काम में लिया जाता था। ठीक है, तो समुद्री सीपियों द्वारा भारत में ये पहला कारखाना बनाने का जो है वो स्थापित किया गया था, लेकिन ये असफल रहा। तो वास्तविक जो विकास है उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले 1912-13 में गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी, इंडियन सीमेंट कंपनी के नाम से कारखाना खोला गया था। ठीक है, यानी अगर अपन देखें तो 1912 से लेके 16 तक का समय वो सीमेंट उद्योग के विकास का समय या आधुनिक सीमेंट उद्योग के विकास का जो समय है वो कहा जा सकता है। तो इसमें पहला कारखाना पोरबंदर गुजरात में खोला गया था इंडियन सीमेंट कंपनी के नाम से। इसके बाद में 1915 में दूसरा जो कारखाना है वो कटनी मध्य प्रदेश में, कटनी मध्य प्रदेश में खटाऊ एंड कंपनी के नाम से
खोला गया था। और तीसरा जो कारखाना है वो 1915-16 में ही 1916 में लाखेरी बूंदी में है, राजस्थान में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा खोला गया था। तो यहाँ से आधुनिक सीमेंट उद्योग का विकास जो है वो भारत में माना जाता है। 3 बड़े कारखाने जो है वो 3 साल में एक साथ विकसित हुए थे। गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा, कटनी मध्य प्रदेश में खटाऊ एंड कंपनी के द्वारा, और 1916 में लाखेरी बूंदी राजस्थान में जो है क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा ये जो कारखाने हैं वो स्थापित किए गए। तो भारत में आधुनिक सीमेंट उद्योग का जो विकास है वो यहीं से माना जाता है। सीमेंट उद्योग की भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। प्रथम स्थान जो है वो है चीन का, ठीक है। तो उत्पादन में दूसरा स्थान है। इसके अलावा रोजगार की दृष्टि से देखिए तो प्रथम जो उद्योग है रोजगार की दृष्टि से जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है वो तो हो गया सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा स्थान जो है वो फिर आता है आपके सीमेंट उद्योग। तो रोजगार की दृष्टि से जो है इसका दूसरा स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा लोगों को दूसरे जो है उद्योग है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान कर रखा है। स्थानीयकरण की अगर अपन बात करें तो स्थानीयकरण में इसमें कच्चा माल और परिवहन, कच्चा माल तथा परिवहन के जो साधन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कच्चा माल जो है इसके अंतर्गत एक तो हो गया आपके चूना पत्थर, कच्चे माल में चूना पत्थर, दूसरा जिप्सम और पावर के रूप में कोयला, ठीक है। चूना पत्थर जो है जहाँ पे चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है तो चूना पत्थर कच्चा माल है, चूना पत्थर भारी है, ठीक है। साथ में जैसे मान लो जिप्सम है तो जिप्सम भी एक भारी खनिज है, कोयला है तो कोयला भी भारी खनिज है। इसलिए सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, जहाँ पे ये तीनों कच्चे माल हैं, यानी चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला तीनों आसानी से उपलब्ध हो जाए। क्योंकि इनकी परिवहन लागत अगर मान लो दूसरे क्षेत्र में अगर लेके जाएंगे अपन तो परिवहन लागत बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये कच्चे माल हैं वो काफ़ी भारी हैं, ठीक है। इसलिए जो है सीमेंट उद्योग ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा जहां ये तीनों आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 1 टन अगर सीमेंट अपने को बनानी है, यानी टोटल जो 1 टन सीमेंट बनेगी उसमें चूना पत्थर 1.6 टन चूना पत्थर की आवश्यकता होगी। 0.38 टन जो है वो जिप्सम की आवश्यकता होगी और पावर के रूप में 3.8 टन जो है वो कोयले की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इतना कच्चा माल अपने को 1 टन सीमेंट बनाने के लिए चाहिए। इसके अलावा परिवहन के जो साधन है भाई, जैसे मान लो कच्चा माल ऐसा तो है नहीं सर्वसुलभ संसाधन है ये, ठीक है। कोई क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहाँ चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कोयला जैसे मान लो 100-200 किलोमीटर दूर है तो वहाँ से कोयला जो है वो मंगाया जाएगा, तो सस्ता परिवहन जो है वो इसके लिए चाहिए। जिप्सम है वो अगर मंगाते हैं तो सस्ता परिवहन है वो उसके लिए चाहिए। साथ में इसका जो तैयार माल होता है, यानी प्रोडक्ट जो है वो सीमेंट हो गए, तो प्रोडक्ट या तैयार माल जो होगा वो भी भारी होता है, ठीक है। तो कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और तैयार माल को कारखाने से बाज़ार तक ले जाने के लिए परिवहन के जो साधन हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण भूमिका इस उद्योग के विकास में निभाते हैं। इसलिए इस उद्योग का विकास ऐसे क्षेत्रों में हुआ है जहां परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। अब अपन देखते हैं कि इस का जो उत्पादन है वो किस रूप में और कहां पर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो उत्पादन की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान जो है वो उत्पादन के अंतर्गत आता है राजस्थान का। पहला जो स्थान है उसमें है राजस्थान। इसका कारण है कि राजस्थान में
कच्चा माल जो है चूना पत्थर वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है और टोटल जो उत्पादन हो रहा है उसका 16% उत्पादन जो है वो अकेला राजस्थान कर रहा है। राजस्थान में विकास, जैसे मान लो अपन भारत में विकास है उसमें देख लिया, पहला जो कारखाना है वो 1916 में, यानी 1915-16 में लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था। इसमें सीमेंट उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में अगर अपन देखें तो एक तो इसमें दो प्रमुख पट्टियां हैं सीमेंट उत्पादन की। एक तो आपके निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर। तो ये एक पट्टी के रूप में जहाँ चूना पत्थर भरपूर रूप में पाया जाता है। निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी और फिर आगे सवाई माधोपुर। तो एक दो जो पट्टी है वो ये हो गई। यहाँ पे सीमेंट उत्पादन के लिए कच्चा माल है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इन क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग है या सीमेंट के कारखाने हैं वो खोले गए हैं। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो आ गया, इसमें एक पट्टी है वो उदयपुर से होके सिरोही और सिरोही के बाद में पाली और पाली के बाद में नागौर। ठीक है, तो ये जो पट्टी है वो मेवाड़ और मारवाड़ में स्थित है। ठीक है, सिरोही, उदयपुर के बाद में सिरोही के पास में पाली और पाली के बाद में नागौर। तो ये दो पट्टियां हैं। तो इस रूप में अपन देखें तो चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर, सिरोही, पाली और नागौर में सीमेंट के जो कारखाने हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। यहाँ पर लगभग 16 बड़े कारखाने, सीमेंट के 16 बड़े कारखाने हैं वो यहाँ पे खोले गए हैं और जिनमें से 6 कारखाने केवल चित्तौड़गढ़ में हैं। इसीलिए चित्तौड़ को जो है यानी सबसे ज़्यादा सीमेंट कारखानों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल जो क्षेत्र है या अनुकूल जो ज़िला है वो किसको माना जाता है? चित्तौड़ को माना जाता है। और इसीलिए चित्तौड़ को सीमेंट नगरी भी कहते हैं। चित्तौड़ को जो है सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो टोटल उत्पादन हो रहा है 100%, 16% जो उत्पादन हो रहा है उसमें अगर अपन देखें तो 90% जो उत्पादन है वो हो रहा है पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में। पोर्टलैंड सीमेंट जो अपन भवन निर्माण में काम में लेते हैं, जो काली सीमेंट आती है उसको पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहले जो है इंग्लैंड के पोर्टलैंड में इस प्रकार की सीमेंट है वो बनाई गई थी। तो स्थान का नाम पोर्टलैंड था, सीमेंट जो है उसका नाम भी पोर्टलैंड था। इसलिए इस प्रकार की जो सीमेंट होती है उसको वर्तमान में भी वही नाम पड़ा हुआ है, उसको पोर्टलैंड सीमेंट ही कहा जाता है। और बाकी 10% जो उत्पादन है वो किया जाता है सफ़ेद सीमेंट के रूप में। ठीक है, जो वाइट सीमेंट होती है उस रूप में 10% उत्पादन राजस्थान में किया जा रहा है। सफ़ेद सीमेंट का जो उत्पादन है, पोर्टलैंड का उत्पादन तो यहाँ पे हो गया चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर, पाली और नागौर में। सफ़ेद सीमेंट का जो उत्पादन है वो किया जा रहा है राजस्थान में गोटन नागौर में, और एक है आपके खारिया खंगार जोधपुर में। गोटन, नागौर और खारिया खंगार जोधपुर में जो है सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन है वो वर्तमान में किया जा रहा है। अपने यहाँ पे जैसे मुख्य जो सीमेंट के प्रोडक्ट हैं उसमें देखें तो जेके सीमेंट है, मंगलम, इसको आजकल जो है अल्ट्राटेक के नाम से जाना जाता है, जेके सीमेंट। इसके अलावा मंगलम, बिनानी और अंबुजा कारखाना है वो भी राजपाली में हो गया है आजकल, अंबुजा। और जेके लक्ष्मी बिरला।
ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो अपने यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से राजस्थान का पहला स्थान 16% उत्पादन करता है, 90% पोर्टलैंड के रूप में, 10% जो है वो वाइट सीमेंट के रूप में। वाइट सीमेंट के कारखाने 2 मुख्य कारखाने हैं, कुछ मात्रा में कोटा में भी वाइट सीमेंट है वो बनाई जाती है, लेकिन 2 बड़ी जगह हैं, कोटा नागौर और खारिया खंगार जोधपुर में। पहली बार लाखेरी बूंदी में पहला जो कारखाना है क्लिकनिक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। 2 सीमेंट उत्पादन की पट्टियाँ कही जा सकती हैं, निम्बाहेड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी और सवाई माधोपुर तक विस्तृत है। दूसरी जो पट्टी है उदयपुर, सिरोही, पाली और नागौर यानी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में स्थित है, ठीक है। 16 बड़े कारखाने जो हैं वो यहाँ पे हैं, जिनमें 6 कारखाने अकेले चित्तौड़गढ़ में हैं। चित्तौड़गढ़ को सीमेंट के उत्पादन की दृष्टि से सबसे अनुकूल जिला कहा जा सकता है, इसलिए इसको सीमेंट नगरी भी कहते हैं, ठीक है। और मुख्य जो प्रोडक्ट है यहाँ के जेके सीमेंट, मंगलम, बिरानी, अंबुजा, जेके लक्ष्मी, बिरला वगैरह हैं वो यहाँ के मुख्य हैं। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें, दूसरा जो स्थान है वो आएगा अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में जितना सीमेंट उद्योग पुराना है उतना ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश पहले छत्तीसगढ़ में ही था, जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश में ही था पहले, तो दोनों को सम्मिलित रूप से अपन पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। टोटल जो उत्पादन हो रहा है भारत का, उसका 22% उत्पादन ये दोनों राज्य मिलके और 22% जो उत्पादन है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर 17 बड़े कारखाने हैं। पहला कारखाना जो अपन ने पढ़ा था खटाऊ एंड कंपनी के द्वारा कटनी में 1915 में खोला गया था, ठीक है। तो पहला कारखाना जो है 1915 में कटनी में खोला गया था। इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश में विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें अपन बात करें तो कटनी, जबलपुर, सतारा, नागदा और मंधार और दुर्ग। इसके अलावा जैसे आपके रतलाम है, देवास, अकलतारा, ये जो है क्षेत्र हैं वो आ जाएंगे। देवास, अकलतारा, रतलाम, नीमच, बनमोर, ठीक है। ये क्षेत्र हैं जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन है वो किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कटनी जो है वो केंद्र है, सबसे पहले यहाँ पे कटनी में ही विकास हुआ था। तो दोनों राज्य मिलके 22% उत्पादन है वो कर रहे हैं। 17 बड़े जो है सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। अन्य जो कारखाने स्थित हैं उन क्षेत्रों में कटनी, जबलपुर, सतारा, नागदा, मंदार, दुर्ग, देवास, अकलतारा, रतलाम, नीमच आदि प्रमुख हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर सीमेंट का विकास है वो हुआ है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है इसमें गुजरात। गुजरात में कुल जो टोटल उत्पादन हो रहा है भारत में उसका 9.4% जो उत्पादन है वो गुजरात में किया जा रहा है। और कुल 16 बड़ी इकाइयाँ जो हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं। 16 जो सीमेंट के कारखाने हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं। यहाँ पे प्रमुख जो केंद्र हैं उसमें अगर अपन बात करें तो अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, जामनगर, द्वारिका, वेरावल, ठीक है। तो ये प्रमुख केंद्र हैं यहाँ पे, अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, जामनगर, द्वारिका, यहाँ पर जो है सीमेंट का उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे कच्चा माल जो है वो कम मात्रा में उपलब्ध है। तो कच्चा माल या तो दूसरे क्षेत्रों से मंगाया जाता है और इसके अलावा
यहाँ पर जो समुद्री सीपियाँ ये शंख, सीपी, घोंगे वगैरह जो होते हैं, उनका जो खोल है, मरे हुए जो समुद्री जीव होते हैं उनका जो खोल है, उसको कच्चे माल के रूप में यानी चूना पत्थर के स्थान पे उनको जो है वो काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो समुद्री सीपियों जो 1904 में पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था, उसमें समुद्री सीपियों को कच्चे माल के रूप में काम में लिया गया था। तो यहाँ पर भी कच्चे माल के रूप में समुद्री सीपियों का उपयोग है वो किया जा रहा है। और यहाँ केंद्रीकरण में अन्य जो प्रमुख कारक हैं, उसमें एक तो कांडला बंदरगाह द्वारा आयात निर्यात की सुविधा है वो उपलब्ध है। दूसरा, इस गुजरात में जो है पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे ये जो उद्योग है वो विकसित दशा में पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तमिलनाडु। दक्षिण भारत में तमिलनाडु जो है उसमें सीमेंट उद्योग का विकास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें अग्रणी स्थान है वो रखता है। यहाँ पे डालमियापुरम, तिरुनेलवेली, मदुरई, डालमिया नगर, तिरुनेलवेली, मदुरई, शंकर, इसके अलावा जैसे मान लो आपके शंकर दुर्ग, राजमलायम, ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर तमिलनाडु में सीमेंट का उत्पादन है वो किया जाता है। तो सीमेंट उत्पादन में दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु जो है वो अग्रणी स्थान रखता है। इसके अलावा जैसे मान लो जो छोटे उत्पादक राज्य हैं उनमें अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर की जो मात्रा है वो काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ये उद्योग केंद्रीकृत है। और यहाँ पर 4.8% टोटल जो भारत में उत्पादन हो रहा है उसका 4.8% जो भाग है वो अकेला उत्तर प्रदेश कर रहा है। और यहाँ पे चुर्क, चौपन, चुनार और डाला, चुर्क, चौपन, चुनार और डाला ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका उत्पादन है वो किया जा रहा है। इसके अलावा अपन बात करें तो झारखंड में प्रमुख जो उत्पादन है उसमें टोटल उत्पादन का 4.4% भाग, टोटल जो उत्पादन हो रहा है उसमें 4.4% भाग है वो झारखंड में हो रहा है। और यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र सिंदरी और पटल ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे सीमेंट के कारखाने हैं वो यहाँ पे स्थित हैं। इसके अलावा अपन बात करें छोटे कारखानों की तो कर्नाटक में बेंगलोर, चित्रदुर्ग, गुलबर्ग, बेंगलोर, चित्रदुर्ग, गुलबर्ग और आपके भद्रावती, तो यहाँ पर जो है सीमेंट उद्योग के जो कारखाने हैं वो स्थित हैं। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर और आदिलाबाद, हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर, आदिलाबाद, आपके विजयवाड़ा और कृष्णा, ठीक है, यहाँ पे जो है उत्पादन किया जा रहा है। तो प्रधान जो उत्पादक क्षेत्र है उसमें तो आ गया आपके राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ गए। और इसके अलावा जो अन्य जो उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें कर्नाटक आ गया, तेलंगाना आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, झारखंड है। तो ये अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो भारत के संदर्भ में अपन देखें तो स्वतंत्रता के समय
भारत में जो है लगभग 33 बड़े कारखाने थे सीमेंट के। जो कारखाने हैं 23 जो कारखाने हैं वो बड़े थे सीमेंट के कारखाने। और जब विभाजन हुआ उस समय 5 कारखाने जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए। तो टोटल 23 कारखाने थे, जिनमें 5 जो कारखाने हैं वो फिर कहाँ पे चले गए? पाकिस्तान में। और टोटल जो उत्पादन है वो उस समय हो रहा था 21.15 लाख टन। ठीक है। तो 1947 में 23 इकाइयाँ थी, जिनमें 5 जो है विभाजन के समय पाकिस्तान में चले गए, और शेष जो 18 इकाई उनमें उत्पादन हो रहा था 21.15 लाख टन। और वर्तमान में टोटल जो इकाइयाँ हैं वो हो गई हैं, बड़ी इकाइयाँ 124 बड़े कारखाने स्थित हैं, और लगभग 300 कारखाने हैं वो छोटे हैं। लघु और मध्यम प्रकार के जो कारखाने हैं वो 300 हैं, और इसमें इन कारखानों में 2250 लाख टन उत्पादन है वो वर्तमान में किया जा रहा है। उत्पादन की जो खपत है उसकी अगर अपन बात करें तो अधिकांश जो उत्पादन है वो भारत में ही काम में ले लिया जाता है। स्थानीय मांग जो है उसकी पूर्ति में जो है वो अधिकांश उत्पादन है वो काम में ले लिया जाता है। और कुछ मात्रा में जो पूर्वी देश हैं वहाँ पे, और कुछ मात्रा में अफ्रीकन देश, पूर्वी देश और अफ्रीकन देशों को कुछ मात्रा में जो है वो निर्यात करते। पूर्वी देशों में जो पूर्वी एशियाई देश हैं उसमें आपके मलेशिया, सिंगापुर वगैरह जो है, थाईलैंड वगैरह है, उनको निर्यात कर दिया जाता है, और कुछ मात्रा में अफ्रीकन। बाकी अधिकांश जो उत्पादन है वो सारा का सारा यहीं पे काम में ले लिया जाता है। तो ये आपके हो गया आपके सीमेंट उद्योग।